हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूं। और अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ईवीएस के पोर्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इस वीडियो की खास बात यह है, आप पेपर पेन लेकर बैठिए। मैं तो आपको ये बोलूंगी कि एनसीईआरटीज की जो टेक्स्ट बुक है आपके पास वो लेकर बैठिए। अदरवाइज उसका जो आपका ई बुक के फॉर्म में एनसीईआरटीज है उसको आप लेकर बैठिए। यहाँ मैं आपको एक एक लाइन, एक एक पार्ट आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराने वाली हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कितना सा पढ़ना है। और मतलब बिल्कुल सिलेक्टिव स्टडी पढ़नी है। सिलेक्टिव स्टडी करेंगे तो आप इजीली सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर भी कर लेंगे और चीजों को आप दिमाग में रख भी पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसको पूरा लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखने के बाद पेपर को खोलकर देखना, फिर आपको ये समझ में आएगा कि जो मैंने आपको बताया है वो कितना सही है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और खास बात, अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेन्युइन वे से करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेली टारगेट्स आपके लिए चलाए जा रहे हैं। डेली आपको मैं टारगेट देती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये सब के आपके टारगेट्स मिलते चले जा रहे हैं। काफी हमने कवर कर लिया है, 16 दिन हो चुके हैं। 16 दिन से आपका काफी पोर्शन कवर हो गया है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। अब आपका इंग्लिश हिंदी खत्म होने की तरफ आ रहा है। तो आप अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। डे 1 से देखना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को प्रेशर में लेकर करिए। प्रेशर इन द सेंस ऐसा नहीं कि मतलब डर कर, मतलब ये कि मुझे पढ़ना है, आज ये कंप्लीट करना है, आज इतना जो टारगेट दिया गया है उसको फिनिश कर ही सोना है, रिवाइज कर ही सोना है। तो ये इसलिए यहाँ पर टारगेट दिए जा रहे हैं, उसको जरूर ज्वाइन करिए। और साथ में कंप्यूटर की नोट्स भी आपको फ्री में, मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको दिए हैं। अगर पहुंच गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको दे दूंगी। ये वीडियो कब आपको अपलोड होगा इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर ईवीएस का पोर्शन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो सब कुछ मैं प्रिपेयर करा दूंगी। बस चलो अभी फिलहाल तो चीजों को देखो, क्या चीज कहाँ से आई है। हर एक एक इंपॉर्टेंट बिंदु को मैंने नोट किया है। आप ये देख सकते हैं, मेरी ये बुक है और प्लस मेरे टैबलेट में भी सब चीजें नोटेड है। तो चीजों को सुनो और लिखो जरूर। सुनने से काम नहीं चलेगा, हम भूल जाते हैं, लिखना जरूर है। चलिए सीधा सेशन को। सबसे पहली बात है कि ईवीएस के पोर्शन में आपकी 20 नंबर की आनी है। क्या आपकी साइंस, मतलब वही ईवीएस का पोर्शन है, 20 नंबर का आना है। सबसे पहले काम क्या आप करोगे, 3rd स्टैंडर्ड की, 4th स्टैंडर्ड की और 5th स्टैंडर्ड की जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक है इसको तो रट डालो। ठीक है, क्वेश्चन आता ही आता है और इसको रट डालो, बिल्कुल रट डालो। अब रटोगे किस तरीके से कि आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये भी नोट किया है किस वे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपसे पूछा चंपा के टेंस के बारे में। अब चंपा के टेंस के बारे में एक लाइन का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, स्टेटमेंट दी होगी कि क्या क्या वो टेंस के बारे में है। फिर आपको उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछना, मतलब चूज करनी होगी। इस तरीके से या नॉट वाला आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो इसका मतलब कि चंपा के टेंस के बारे में आपको एक एक डीप इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी तरह से आपसे बचेंद्र पाल से क्वेश्चन आया है, बर्ड्स की आई होती है कि आउल की आई किस तरह की है, ईगल की आई किस तरह से है, किस तरह से वो निशाना करता है। तो हर एक एक लाइन जो है वो एनसीईआरटी में आपकी दी हुई है। 3rd, 4th, 5th वाली एनसीईआरटी की मैं बात कर रही हूँ अभी फिलहाल। आपने जब सीटेट एग्जाम दिया होगा तो पेपर 1 के लिए जरूर पढ़ा होगा। उसमें भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बर्ड आई हो गया, बर्ड नेस्ट हो गया, हनी बी एग लेइंग टाइम हो गया। ठीक है, माई सेंसस से क्वेश्चन आया है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सेंसस के ऑर्गन्स किस तरह से एक्टिव होते हैं उसका मतलब उस तरीके के क्वेश्चन है। फिर आपका हाउसेज ऑफ श्रीनगर, फिर डिफरेंट एरियाज के हाउसेज का है, जैसे कि कहीं के बैम्बू ट्रीज लगे होते हैं, कहीं पे हाउसेज आपके वुड के बने होते हैं, कहीं हाउसेज मतलब ही बैम्बू ट्रीज कुछ ग्राउंड लेवल से अप होते हैं। तो ऐसे क्यों होते हैं, ऐसे किस जगह के हाउसेज हैं, तो उनके बारे में स्टेटमेंट्स हैं। फिर साथ ही साथ आपका पश्मीना वूल के बारे में पूछा है। एक ऑर्गेनिज्म है स्लॉथ जो कि बियर की तरह है, वो उल्टा होकर सोता है, फिर पत्ती अपनी ही जो पेड़ की लगी हुई पत्ती को खाता है। तो ये सारी चीजें, ये मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसको नोट जरूर करिए। उसके पॉइंट्स को नहीं नोट कर रहे हैं आप, एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन, मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरी पूरी लाइन उसको पूरी टिक कर देनी है। एनसीईआरटी पढ़ने का भी ये तरीका होता है। जैसे आपने स्लॉथ देखा, अब स्लॉथ को आप क्या करेंगे, स्लॉथ को इस तरह से आपने क्या किया, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब उसमें जो पॉइंट्स है उसमें पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। अब उसको नहीं कि पूरे पूरे पॉइंट को आपने अंडरलाइन किया, फिर तो आपकी पूरी एनसीईआरटी ही अंडरलाइन हो जाएगी। अंडरलाइन नहीं करना है। स्लॉथ को आपने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कर दिया, फिर 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स को अपना लिख दिया। अब दिमाग में क्या किया, जो मेजर पॉइंट है कि हाँ भाई 8 घंटे सोता है, फिर ये इसके बाद ये पत्तियों को खाता है, तो ये पत्तियां मतलब लीव्स ईट
इस तरह से आपने उसके पॉइंट्स को, मेजर पॉइंट्स को सिर्फ हल्के से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्कर लेकर बैठ जाना, बिल्कुल वो एकदम गंदी बुक हो जाती है, कुछ दिमाग में रहता नहीं है। साथ ही साथ आपको एक और तरीका है एनसीईआरटी पढ़ने का कि आपके पास, आपने लाइब्रेरी में देखा होगा डिफरेंट कलर्स की छोटी चिट्स होती है, उसको भी आप वहां पे स्टेपल करते जाइए या सेलो टेप से लगाते जाइए और उसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट करिए। मैं एनसीईआरटी को इसी तरह से अपनी पढ़ती थी हमेशा, और इसी तरीके से मैंने अपना केवीएस का रिटर्न भी निकाला था 3 महीने की पढ़ाई में। वाकई में बिलीव करिए, क्योंकि मैं बहुत सीरियस थी अपने उस समय पढ़ाई के लिए। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन देखना, बर्ड के नेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कर्नम महेश्वरी से क्वेश्चन पूछा है, ब्रेल से क्वेश्चन पूछा है, पीपुल वेयर दे लिव, मतलब कौन से लोग कहाँ रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, कैसी उनकी जनजाति है, हर तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल रही हैं? क्लास 5th एनसीईआरटी ईवीएस की टेक्स्ट बुक है वहां तक आपको मिल रही है। फिर साथ ही साथ आपको पोलर बियर के बारे में, चलिए वो तो हम बाद में बात करेंगे कि यहाँ से पढ़ना है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये कहने का है कि आपको 3rd क्लास की एनसीईआरटी, 4th क्लास की एनसीईआरटी, 5th क्लास की एनसीईआरटी, इतनी आपको पहला काम करना है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने से काम चल जाएगा आपका, इसके बाद हमको अप लेवल की एनसीईआरटीज भी पढ़नी है अगर आप पीआरटी लेवल पे है। यहाँ तक आपकी इतनी एनसीईआरटीज कवर हो गई, अब आप कवर कैसे करेंगे? आप खुद कवर कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी मैं एनसीईआरटीज को स्टार्ट कर रही हूँ। 5th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी से स्टार्ट करूंगी, जिससे कि आपकी एनसीईआरटीज को मैं रटवा दूंगी, बिलीव करिए रटवा दूंगी। मेरे साथ बस काम ये रहेगा कि आपको जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटीज की लाइंस मैं रटवाऊंगी, आपसे मैं सुनूंगी, मेरा काम है ये करना, आपका काम है बस याद करना, ठीक है। चलो, अभी एनसीईआरटी क्लास 3rd 4th 5th का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं, हम आते हैं उल्टे से चलेंगे। ये बुक देखी है ना सबने, क्लास 8 की एनसीईआरटी है, शायद ये मेरा फ्रंट कैमरा है तो ये उल्टी आपको दिख रही होगी, ठीक है। क्लास 8 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है। अब आपको क्या करना है? पेपर पेन लेकर बैठना है, क्योंकि यहां से मैं मार्किंग स्टार्ट करवाऊंगी। क्लास 5th तक आपको पूरा पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। 3rd 4th 5th में हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे। क्लास 8 एनसीईआरटी को खोलिए, अगर ई बुक वाली है तो उसको खोलिए, अदरवाइज आपके पास मेरी तरह से इस तरह से है, भाई मेरे पास तो क्लास 10 या क्लास 12 तक की एनसीईआरटी खुद की पड़ी हुई है, मैंने बिल्कुल नहीं फेंकी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना जिंदगी चलती नहीं है। अब आप आ जाएंगे क्लास 8, देखो यहाँ पर नोट करा हुआ है मैंने हर एक चीज पेज नंबर के साथ साथ, तो ध्यान से इसलिए मैं बोल रही हूँ, हो सकता है वीडियो लंबा बन जाए पर ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा। अब यहाँ पर आपको पहला चैप्टर खोलना है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं जो बोल रही हूँ आपको पढ़ना है। पहला पेज नंबर 2 जिसमें खरीफ क्रॉप और आपको राबी क्रॉप के बारे में दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है कि खरीफ कैसे होता है और राबी कैसा है। इसका मैं एक 1 मिनट का वीडियो बनाऊंगी जिसमें राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप आपको रटवा दूंगी। आप बिलीव करो, बस मेरे साथ लगे रहो, आपको सारी चीजें मैं रटवाने वाली हूँ, ठीक है। खरीफ और राबी की ट्रिक्स मैं आपके साथ, आपको मैं 1 मिनट की वीडियो में, अभी शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ मैं आपको, अभी बना दूंगी इसके बाद तुरंत। अब इसके बाद क्या हो गया? फिर आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से क्वेश्चन आया है आपके, अब कौन से शिफ्ट में मुझे नहीं याद है, बहुत सारे पेपर्स थे, 12 पेपर्स थे, तो किसी ना किसी शिफ्ट में आपके पास प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से क्वेश्चन आया है, टिलिंग एंड फ्लोइंग से क्वेश्चन आया है। तो इसका मतलब ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सीड ड्रिल से क्वेश्चन पूछा है जो कि पेज नंबर 5 में है। सीड ड्रिल क्या होता है, मतलब किस तरीके से सीड्स को अंदर डाला जाता है, किसमें, सॉइल के अंदर। और एक और बात, यहाँ पर मैं एनसीईआरटी आपको वापस से पढ़ाने वाली हूँ सारी समरी के फॉर्म में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो तो बिल्कुल बस जुड़े रहो, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इरिगेशन से आपसे स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन पूछा है। मतलब ड्रिप से मतलब बूंद बूंद पानी और स्प्रिंकलर इस तरह से फवारे की तरह पानी घूमता रहता है, तो कौन सा सिस्टम ज्यादा अच्छा है, इस तरीके से उसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ अब ये इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि ये चैप्टर से आप ये समझ लो कि क्लास 8 की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूछी गई है। मतलब चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4, फिर चैप्टर 5, फिर कुछ स्किप कर दिया, फिर आगे चैप्टर्स। इसका मतलब कि जो चैप्टर्स मैं बोल रही हूँ वो आपको पढ़ना है। क्लास 8 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लिया चैप्टर आपको फर्स्ट वाला। इसके बाद आपको सेकंड चैप्टर से, अब देखो मैं यहाँ पर ना एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जस्ट अ सेकेंड, मेरी जिंदगी चढ़ गई। हाँ चलो, जो चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रेंड्स एंड फो, इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन, मतलब आप हर शिफ्ट में देखोगे ये क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन पूछा है। पहले आपका फर्स्ट चैप्टर से पूछ लिया, फिर सेकंड चैप्टर से, मतलब लाइन बाय लाइन पेपर से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अब देखो इसमें ना आपको एक
जितने भी ये बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं येलो वाले, ये आपको रटने हैं, ठीक है। जो चैप्टर्स मैं बोल रही हूँ उसको प्लीज पढ़ लेना अच्छे से। साथ ही साथ इसमें आपको कैरियर आपके एनिमल्स है, जैसे कि आपके मॉस्किटोज हो गए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर देखो ये आपको पढ़ना है, ये आपको दिख रहा है ना, ये तो ये आपको एग्जाम में पूछा गया है। सेम सेम मतलब आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में ये पूछा गया है, तो आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में इसको याद भी करना है, ठीक है ना। इसके बाद आपसे इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये चैप्टर भी हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको नाइट्रोजन साइकिल से भी क्वेश्चन आया है, जो आपको इसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो हमको चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, दोनों हमको इसका प्रिपेयर करना है। अब चैप्टर 3 पे हम आए, जिसमें सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक वाला चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपसे रेयॉन के बारे में पूछा है, नायलॉन के बारे में पूछा है। भाई नायलॉन के बारे में कितना रिपीटेड क्वेश्चन आया है कि मतलब इतना ज्यादा वो स्ट्रांग होता है, स्टील वायर से भी ज्यादा उसका जो रेशा मतलब वो फाइबर होता है वो इतना स्ट्रांग, थ्रेड इतना स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें पूछा है पीईटी पॉलीथाइलिन टेरेप्थेलेट के बारे में आपसे पूछा है एग्जाम में। इसका ये मतलब है इन शॉर्ट कि हमको ये भी चैप्टर पूरा पढ़ना है। इसका मतलब 1 2 3 चैप्टर हमको पूरा डीप पढ़ना है। मैं यहाँ पढ़ाऊंगी, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे वापस पूछा जाएगा। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल भी आपसे पूछा गया है। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको चार्ट दिया गया था और इस चार्ट से आपसे क्वेश्चन बना है, ठीक है। ये वाला चार्ट पेज नंबर मेरी पुरानी वाली एनसीईआरटी है, इसमें पेज नंबर 38 पे ये चीज दी हुई है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसके बाद आपसे आ जाता है मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर। इसमें से पूछा गया है, देखो ये वाला पार्ट। एक तो इसमें ये पूछा गया है कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, बेसिक होते हैं कि एसिडिक होते हैं। उसके बाद लिटमस पेपर में वो किस तरह से टर्न करते हैं। तो अभी मैं जो आपको सीरीज करा रही हूँ एग्जाम्पलर्स वाली, उसमें मैं ये तरह के क्वेश्चन को ऐड करूंगी, क्योंकि एग्जाम्पलर में भी है और आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जो एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन अभी मैं अपलोड करने वाली हूँ, नेक्स्ट आपको वीडियो वही मिलेगा, तो उसका जरूर एग्जाम्पलर और उसका थ्योरी पार्ट देख लेना, तो आपका पीआरटी लेवल का भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि आपका ये हो गया कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो आपका कॉपर में आपने देखा है ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, तो वो क्यों होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की लेयर, मतलब उसके कारण ग्रीन कलर का कोटिंग दिखता है। अब वो कैसे होता है, क्योंकि कॉपर रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, वाटर से, सब चीज से कंबाइन करता है और उसके बाद वो चीज बना लेता है कॉपर और हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्रीन कलर की कोटिंग देखने को मिलती है। तो ये मतलब ये चैप्टर जो है मेटल नॉन मेटल वाला, ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे कोल एंड पेट्रोलियम। भाई कोल एंड पेट्रोलियम में यहाँ पर आप देखो पेज नंबर 57 पुरानी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से यहाँ पर आपको दिया है फॉरेस्ट। एक तो फॉरेस्ट जब पूरे पूरे फॉरेस्ट अंदर बरी हो जाते हैं तो किस तरह से आपका क्या होता है, एक तरह से कोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लास्ट टाइम आपसे कोल का फॉर्मेशन नहीं पूछा गया, लास्ट टाइम आपसे क्या पूछा गया, पेट्रोलियम के बारे में पूछा गया है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम आपका समुद्र के अंदर बनता है, समुद्र के अंदर इस तरह से ऑर्गेनिक जो चीजें हैं वो बरी होती जाती है, उसके बड़े इकट्ठे होती जाती हैं चीजें। तो यहाँ पर आपसे पेट्रोलियम के बारे में पूछा है कि सी के अंदर होता है और एब्सेंस ऑफ एयर और मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण। तो ये इसमें क्या है, कंडीशंस है कि एब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर एंड हाई आपका टेम्परेचर, ठीक है। इसकी वजह से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 5। मार्क करो फटाफट से एनसीईआरटी में, कोल एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर आपको पूरा खत्म करना है। पेट्रोलियम पूछ चुके हैं, नेचुरल गैस से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका मतलब अब आपसे कोल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कोल से भी क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, अब एक और देखो, एक और क्वेश्चन आपका देखो एनसीईआरटी की ना, आपको क्लास 8 तक की जो चीजें बता रही हूँ वो बिल्कुल आपको टू द पॉइंट वैसा करना ही करना पड़ेगा। इसमें आपको एक ब्लॉक दिखेगा 60वें पेज नंबर पे, 60वें पेज नंबर पे, ये जिसमें आपसे पूछा गया है केरोसिन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर ब्लॉक दिख रहा होगा ये वाला, ये आपको रटना है कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज में आ रही है, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ, अगर वीडियो लंबा हो जा रहा है 2x पर देख लो, पर काम की चीजें हैं देख डालो। फिर कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर नंबर 6, 1 से लेकर 6, अभी तक हम 6 पर पहुंच जाएगा, बट 6 तक आपकी चीजें पूछी गई है तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो 6 पे आप आ जाएंगे, तो 6 पर आप देखेंगे
सिंपल कंबशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यहाँ पर आपको ये चैप्टर में क्या करना है, देखो फ्यूल्स के बारे में पढ़ना है आपको, जो कैंडल की जोन्स होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको कैलोरीफिक वैल्यू से क्वेश्चन अभी नहीं आया है, पूरे चांसेस है अगली बार आने के। कैलोरीफिक वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। फिर अब इसी में एसिड रेन के बारे में भी है, तो इसका मतलब हमको ये चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं, फिर आपको चैप्टर स्किप करना आप स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद सीधे आप चैप्टर पे आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। अब हमने 6 चैप्टर तक कंप्लीट किया है, फिर आप चैप्टर नंबर 9 पे आएंगे जो कि हमारा है, जस्ट अ सेकेंड, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 पे आ गए रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन से बहुत हार्ड एंड फास्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है। रिप्रोडक्शन से क्या पूछा है, सिंपल कि एग और आपका स्पर्म का अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब एग और स्पर्म क्या हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब वही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एग और स्पर्म जब कंबाइन होते हैं तो जिसमें when the sperm first step in the process of reproduction the fusion of sperm and a ovum, बस ये आपसे पूछा गया, fusion of sperm and a ovum is known as, तो आपका हो जाएगा भाई फर्टिलाइजेशन। तो इसका मतलब इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अच्छा, एग ऑफ अ फ्रॉग, देखो जैसा सीटेट का पेपर आता है वैसे ही केवीएस में पीआरटी का पेपर आता है ईवीएस वाले पार्ट में। तो इसका मतलब कि अगर ईवीएस, अगर आपका सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है क्या, एग का फॉर्मेशन किसमें, आपका एग ऑफ अ फ्रॉग, कि किस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहरी निषेचन होता है आपका, बाहर निषेचन, तो आपके इसमें ही पूछा जा सकता है। तो ये बाहर निषेचन का एक छोटा सा आपको वीडियो मैं शूट करके, जो मेरा बना हुआ वीडियो उसमें से निकाल कर आपको दे दूंगी, शॉर्ट वीडियोस है वो देखते जाना, फटाफट से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसका मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि आपको चैप्टर जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाला है वो पढ़ना है चैप्टर, ठीक है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद आप आ जाएंगे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसमें आपको बेसिक हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से हार्मोन का क्या रोल है, एडीएच का क्या रोल है, वेसोप्रेसिन का क्या रोल है। तो ये भी एक वीडियो मेरे पास है हार्मोन्स का, वो मैं आपको दे दूंगी, आप उस वीडियो से देखना। आपके हार्मोन्स का अगर बेसिक नेचर पूछा जाएगा आपको इजिली पता होना चाहिए और आप कर लेंगे, ठीक है, इसमें मत घुसना इस चैप्टर में। इसके बाद हो गया आपका चैप्टर नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 15। इसके बाद आ जाएंगे फटाफट से सब लोग चैप्टर नंबर 15 ऑन देख लेंगे। चैप्टर नंबर 15 है सम नेचुरल फिनोमेना। आया है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया है, एक तो क्वेश्चन लाइटनिंग से आया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका आया है किस सेफ्टी, जब कभी लाइटनिंग बिजली चमकती है तो किस तरीके से आप अपने सेफ प्लेस पे जा सकते हैं और किस तरीके से आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको इमेज भी दिख रही होगी इस बंदे की कि किस तरह से वो बैठा हुआ है। तो ये आपको चैप्टर नंबर 16 पूरा आना चाहिए। आपके एग्जाम में सीटेट में भी पूछते हैं, आपके इसमें भी पूछते हैं, बीपीएससी में पूछते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आपको करना है चैप्टर नंबर 16, ठीक है। 15 हो गया ना। चैप्टर नंबर 16 में देखो लाइट से एज सच क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक इस तरीके से, पर लाइट में ब्रेल वाला सिस्टम से क्वेश्चन आया है। तो किस तरह से ब्रेल का इस्तेमाल करके जो दृष्टि बाधित लोग हैं वो अपना काम करते हैं, अपनी चीजों को पढ़ते हैं। तो ये आपका ब्रेल वाला पार्ट है। अब इसमें आई ऑफ अ बटरफ्लाई के बारे में ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस कॉलम में, और इधर आपका ब्रेल वाला है। तो लाइट का एक ओवरव्यू आप चैप्टर से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी चैप्टर क्लास 8 की टेक्स्ट बुक खत्म होती है। वापस से मैं रिकॉल करा दे रही हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 का पूरा पढ़ना है, 9, 10 पढ़ना है, फिर 15 और 16 पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर आपका क्लास 7 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर। 7th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आपको देखो इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, रेस्पिरेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो इसमें आपसे एक और चीज पूछी गई है, कहाँ गया, हाँ, इसमें आपसे पूछा गया है कि देखो राइजोबियम के बारे में पूछा गया, जो कि आपका पेज नंबर 7 पे, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कि न्यूट्रिएंट्स पोषकों का किस तरह से पुनः पूर्ति होती है मृदा के अंदर। तो ये आपसे पार्ट पूछा गया है पेज नंबर 7 पे, ये वाला कॉलम आपसे पूछा गया है, ठीक है। पेज नंबर 7 पे राइट साइड वाला कॉलम आपसे पूछा गया है। तो इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना, वापस से पूछा जा सकता है। अच्छा, ये जो चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपका डाइजेशन वाला पार्ट है। हर बार क्वेश्चन आया है, आपको जरूर पढ़ना है कि बकल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट होता है, कहाँ पे फिनिश होता है, वसा का कहाँ डाइजेशन है, प्रोटीन का कहाँ डाइजेशन होता है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। ये वीडियोस जो है कुछ मैं आपको देती जाऊंगी, जिससे कि आपका पोर्शन प्रिपेयर होता जाए, जो स्पेसिफिकली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 आप नोट करेंगे, पूरा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पे। फाइबर टू फैब्रिक से क्वेश्चन हर बार आया है, तो आप किसी भी लेवल के फाइबर टू फैब्रिक को नहीं छोड़ेंगे, चाहे क्लास 6 का हो, क्लास 7 का हो, क्लास 8 का हो, क्लास 9 में हो, कहीं भी फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर आपको दिख जाएगा, आप उसको जरूर करेंगे। अब इसमें आपका ये हो गया आपका। ठीक है। अब इसके बाद हीट से क्वेश्चन आया है। ठीक है। हीट से आपसे क्वेश्चन किस तरीके से आया है कि आपको फॉर्मूला दे दिया गया है फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल वाला, तो उसमें आपको फ़ारेनहाइट दे दिया तो सेल्सियस निकालना है, केल्विन निकालना है, इस तरीके से आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया है। फिर इसके बाद आप अच्छा हाँ, इसके बाद आपसे इसमें क्वेश्चन आया है आपसे ये कंडक्शन कन्वेंशन वाले चैप्टर से। ठीक है। किस तरह से कंडक्शन और कन्वेंशन आपका होता है, साथ ही साथ आपका सी ब्रीज और लैंड ब्रीज से क्वेश्चन आया है। ठीक। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे। एसिड बेस एंड सॉल्ट पे ये वाला कॉलम से क्वेश्चन आया है। ठीक है। ये वाले कॉलम से क्वेश्चन आया है आपका, तो ये आपको पढ़ना है। इसका मतलब एसिड बेस तो मैं आपको प्रिपेयर करा रही हूँ, उससे आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सॉइल का ट्रीटमेंट आपसे पूछा गया है। सॉइल का ट्रीटमेंट, अगर एसिड होता है, अगर सॉइल अम्लीय हो जाती है तो हमको क्विक लाइम डालना होता है, अगर सॉइल आपकी क्षारीय हो जाती है तो हमको कंपोस्ट डालना होता है। तो ये क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है। तो ये याद रखना है कि सॉइल ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा क्लास 7th में चैप्टर नंबर 7 में आपको पढ़ना है। वीडियो लंबा हो जा रहा है, देख लेना, तोड़ के देख लेना, पर आपकी चीजों को मैं मार्क करवा रही हूँ, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 से आपको पढ़ना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोलर बियर के बारे में। पोलर बियर के बारे में क्वेश्चन आपका सीटेट में भी आता है, इनको भी फेवरेट क्वेश्चन है, इन्होंने पूछ लिया है। फिर इसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में 2-3 पेपर है, मैंने देखा क्वेश्चन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, जिसको आपको तब पता होगा जबकि आपने इसका कॉलम पढ़ा होगा। ठीक है। इसके बाद आ जाओ, आपका चैप्टर ही खत्म हो गया। फिर आपका है चैप्टर नंबर 8 विंड और स्टॉर्म वाले में। विंड और स्टॉर्म वाला चैप्टर एयर एक्सर्ट प्रेशर से कई शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं, तो चैप्टर नंबर 8 आप कर लेना। ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको वापस से कराने वाली हूँ, तो बिल्कुल चिंता मत करना। टारगेट्स भी दूंगी और आपको साथ साथ इसका कंटेंट भी दूंगी पूरा प्रॉपर। ठीक है। फिर सोइल वाले चैप्टर से एक बार चीजों को पढ़ लेना। मतलब अभी तक पूछा नहीं गया है, पर ये सीटेट का फेवरेट पार्ट है सोइल वाला, तो आपसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई ये सब बनाने वाले पेपर एक ही होते हैं। इसके बाद आपको रेस्पिरेशन से पूछा गया है चैप्टर नंबर 10, तो फिर आपको चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 को आप रेस्पिरेशन वाला पार्ट है नहीं छोड़ेंगे। फिर आप चैप्टर नंबर 11 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 11 में आपको आर्टरीज एंड वेन से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, किस तरीके से हार्ट में ब्लड फ्लो होता है, और साथ ही इसमें रिलेटेड एक्सक्रीशन भी पार्ट है, उसको भी आप एक बार देख लेंगे। सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर आप अगर पढ़े होंगे तभी आप क्वेश्चंस के आंसर्स को दे पाएंगे, है ना। फिर आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन एक बार देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ, इसके बाद आपका वाटर चैप्टर नंबर 16 है। वाटर से क्वेश्चन पूछा गया है, और वाटर आपके इसमें सिलेबस में भी इस तरह से अलग से दिया हुआ है। तो वाटर हमारा है चैप्टर नंबर 16। जस्ट अ सेकेंड, 15 पे हम पहुंचे, अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 16 पे। देखो ये वाटर वाला चैप्टर है। हाँ, वाटर, तो वाटर वाले चैप्टर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, तो ये सब एक बार मैं पढ़ा दूंगी, आप चिंता नहीं करना। फॉरेस्ट वाले चैप्टर से ना, फॉरेस्ट वाले चैप्टर में लाइन से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब किस तरह से क्वेश्चन है वो आपको दिखा दूंगी, चैप्टर जब पढ़ाऊंगी तो साथ में वो क्वेश्चन भी लगा दूंगी, जिससे आपको समझ में आए किस तरीके से आपको फॉरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। तो फॉरेस्ट वाला चैप्टर करेंगे, फिर बेस फोटो स्टोरी करेंगे, बस। चैप्टर नंबर 17, तो चैप्टर क्लास 7th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आप चैप्टर नोट करेंगे वापस से। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18। ठीक है। इतने चैप्टर्स आपके चैप्टर नंबर क्लास 7 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हो गए। अब क्लास 6 वाली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा खास नहीं है। क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का वन शॉट वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, नहीं है तो वापस से रीलोड कर दूंगी, एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। 40 से 45 मिनट का वीडियो रहेगा, आपका पूरा क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रिपेयर हो जाएगी उस वीडियो से। तो कुछ ऐसा नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड से आपसे क्वेश्चन आए हैं, जिसमें विटामिन आपका वैसे विटामिन ए का आपका केमिकल नेम हो गया, फिर कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज है, इस तरीके से जो चार्ट आपका दिया है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में,
वो चार्ट से क्वेश्चन आया है, तो वो हमेशा ही आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये इन लोग का फेवरेट क्वेश्चन के अंदर का, तो ये फेवरेट चार्ट है ये सभी एग्जामिनर्स एग्जाम वालों का, तो इससे क्वेश्चन आया है और आगे भी आने की चांसेस है, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। और इस तरीके से आपका यहाँ पर क्लास 8 तक की एनसीईआरटी की चीजों को मैंने कवर किया है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब इसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो क्लास 9th और 10th में भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो चीज आपके स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं जब मैं सेशंस आपके ईवीएस से स्टार्ट करूंगी तो मैं उसमें डाल दूंगी, उसकी बिल्कुल चिंता मत करना अलग से कि 9th-10th कैसे प्रिपेयर होगा। आपको आना क्लास 10 तक चीजें चाहिए, तो जब मैं पढ़ाऊंगी जो जो पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे कि आपके इन चैप्टर्स को अगर मैं देखूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चैप्टर्स हो गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, एसिड एंड बेसिस हो गया, फिर जब आप लाइटनिंग वाला चैप्टर करेंगे, फिर आप जब लाइट वाला चैप्टर करेंगे, फोर्स वाला चैप्टर करेंगे, तो कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपके पीआरटी में भी पूछे जाते हैं और हाई लेवल में तो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेशन से जुड़े रहिए, जब आप चीजों को देखेंगे तब चीजों को समझेंगे कि हाँ यहाँ पर वाकई में तैयारी की जा रही है। तो आप इन चीजों को जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि केवीएस का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी दिन बॉम्ब फोड़ देगा और जिस दिन बॉम्ब फूट जाएगा 4 दिन तो लग जाएगा अपने आप को संभालने में कि अब मैं इंग्लिश को रिवाइज करूं, कि इंग्लिश को शुरू करूं, कि ईवीएस को शुरू करूं, कि मैथ्स जो नहीं आ रही है उसको शुरू करूं। तो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़िए, वाकई बता रही हूँ। आपका अभी जो सिलेबस कवर हो जाएगा ना इस समय, तो आपका जिस दिन एग्जाम का मतलब डेट आएगी, फॉर्म आएगा, उस दिन आप खुद सोचेंगे कि अरे यार इतना रिलैक्स लगेगा ना, बिलीव करो इस चीज को कि इतना पोर्शन तैयार है, इतना पोर्शन तैयार है, अब इतना आगे बढ़ा हुआ पोर्शन करना है। तो इसीलिए कहती हूँ डेली टारगेट्स को देखो और ध्यान से देखो और पढ़ते रहो। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक